गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बजट, और आज में भी अपन बजट को कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा बजट के अंतर्गत क्या चल रहा है वो देखिए बजट में हमने बजट के टाइप्स पढ़ लिए थे सारे, आय व्यय के आधार पर भी, सामान्य आधार पर जो बजट थे वो भी। आज हम बेटा पढ़ेंगे बजट घाटे की अवधारणा। देखो बजट तो बनता है, पर बजट में हमेशा क्या दर्शाया जाता है? घाटा। मैंने आपको बताया था ये चीज। क्यों? क्योंकि बेटा खर्चे इतने ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के खर्चे काफी होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? उसको घाटा तो दर्शाना ही पड़ता है। क्योंकि खर्चे क्यों होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? डेवलपमेंट, विकास करती है। तो विकास जब करती है तो उसकी इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसे कब खर्च करेगी वो? तो पैसे खर्च करने के लिए क्या करेगी वो? अपना घाटा दिखाती है। ठीक है, तो आज हम बात करें चैप्टर नंबर 23 चल रहा है हमारा। लेसन कौन सा चल रहा है? लेसन 23, सरकारी बजट। ठीक है, आज हम बात करेंगे बजट घाटे की अवधारणा कि बजट घाटा क्या होता है। ठीक है, तो बजट घाटे में सबसे पहले कौन सा होता है? हमने पढ़ा था राजस्व बजट, तो होता है राजस्व घाटा। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है बेटा? राजस्व घाटा होता है जब राजस्व आय, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होती है? कम होती है। समझ आया बेटा? जब राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होती है तो क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। अरे भाई जब इनकम हमारी कम होगी और एक्सपेंडिचर खर्चे ज्यादा होंगे तो क्या होगा? राजस्व घाटा। और उसमें होनी कौन सी चाहिए? ओनली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे? जब राजस्व प्राप्तियां जब एक बार में समझा देती हूँ बेटा, फिर वापस नीचे लिखना पड़ेगा। जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम होती है उस स्थिति में राजस्व घाटा होता है। समझ आया बेटा? तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? राजस्व घाटा बराबर क्या लिखेंगे? कुल की बात कर रहे हैं बेटा, जितनी भी है ना, जितनी भी प्राप्तियां हुई है, राजस्व व्यय माइनस प्राप्तियां। समझ आया बेटा? कि व्यय जो है वो ज्यादा है और प्राप्तियां क्या है? कम है। तो क्या होगा कि उस टाइम क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। समझ आया बेटा? क्लियर हो गया होगा? ऐसे भी लिख सकते हो आपको, राजस्व आय राजस्व
समझ आ गई। जब राजस्व आय से अधिक होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, राजस्व घाटा होता है। समझ आ गया बेटा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट अवधारणा रेवेन्यू डेफिट्स की, कि भाई राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा कब होगा बेटा, जब कुल राजस्व आय कुल राजस्व व्यय से क्या होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, राजस्व घाटा होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकोषीय। राजकोषीय घाटा वो तो कौन सा था, राजस्व, जिसके अंदर क्या आता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसके अंदर आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के अंदर बेटा कुल व्यय और कुल आय को शामिल किया जाता है। अब आप बोलोगे कुल व्यय और कुल आय क्या होती है, तो बेटा कुल व्यय के अंदर कौन से होते हैं, राजस्व बजट, और भाई जितने भी अपने एक्सपेंसेस थे, भाई राजस्व आय भी होती है और अपनी जो राजस्व आय भी होगी और राजस्व व्यय भी होंगे, वो तो इसके अंदर भी राजकोषीय के अंदर भी आ जाते हैं। और उसके बाद बजट घाटा, और बजट घाटा कब होगा, जब राजस्व भी होगी और पूंजीगत भी होगी। तो जब राजस्व आय और राजस्व व्यय और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, इन दोनों का जब ट्रांजेक्शन किया जाता है तो जब क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा। समझ आया बेटा। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, कुल आय, अगर इसकी कुल आय जो है वो कुल व्यय से क्या होगी, कम होगी। किसकी बात कर रहा है वो, कुल आय जब कुल व्यय से क्या होगी, कम होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, राजकोषीय घाटा होता है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं है कि इसके अंदर क्या जोड़ दिया, उधार और अन्य देनदारियों को जोड़ दिया। उधार और अन्य देनदारी क्या होती है बेटा, उधार और अन्य देनदारी भाई गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी को उधार भी देती है और जितनी अन्य देनदारियां है उधार लेती भी है, उधार देती भी है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं राजकोषीय में, तो हमने क्या किया था, सिर्फ किसे शामिल किया था, राजस्व आय और राजस्व व्यय को किसमें शामिल किया था, राजस्व घाटे में। अब राजकोषीय के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ दो चीज को और जोड़ दे, उधार, भाई जो भी उधार लिया है अपन ने, और जो भी हमने क्या किया है, अन्य देनदारियां, भाई जो हमारी और लाइबिलिटीज हैं उसे किसके अंदर जोड़ देंगे हम, जो अपना बजट घाटा होगा उसके अंदर। समझ आइए बेटा। तो देखिए राजकोषीय घाटा, इसमें उधार व अन्य देनदारियों को जोड़ दिया जाता है। यह अर्थव्यवस्था का दर्पण कहलाता है। क्योंकि बेटा जो एक्चुअल फैक्ट्स जो हमें पता चलते हैं वो राजकोषीय घाटे में ही पता चलते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि राजस्व घाटे में तो क्या होता है, राजस्व घाटे में तो सिर्फ किसे शामिल किया जाता है, राजस्व और राजस्व व्यय को। क्यों, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय भी तो होते हैं, तो जो पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा उधार व अन्य देनदारियां भी तो होती है। जब इन सबको शामिल करके जो घाटा निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, बजट घाटा। सूत्र लिखो, राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू
बजट घाटा प्लस उधार व उधार व अन्य देनदारियां। उधार व अन्य देनदारियों में जितनी भी उधार व अन्य देनदारियां वो सारी आती है। अब इस बजट घाटे में क्या आता है बेटा, इसमें राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय माइनस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को शामिल करते हैं। समझ आया बेटा, बजट घाटे के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्व राजकोषीय घाटा हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे वित्तीय घाटा। बात करते हैं अपन वित्तीय घाटे की। वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा क्या होता है बेटा, यह सरकार के कोष की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। इसमें शुद्ध बजट के साथ साथ शुद्ध उधारियों को भी शामिल किया जाता है। क्या बोला बेटा इसमें कि यह सरकार की कोष की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। वित्तीय घाटा, ठीक है, वित्तीय घाटा क्या करता है, सरकार के कोष मतलब सरकार के पास जो पर्टिकुलर जो कोष होता है उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी कौन देता है, वित्तीय घाटा देता है। इसमें बजट के साथ साथ शुद्ध उधारियों को भी शामिल किया जाता है कि भाई नेट जो हमारी उधारियां हैं हमें कितना देना है उसे भी किसे शामिल करते हैं, हम वित्तीय घाटे के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्राथमिक घाटा, बार बार पूछा जाता है बेटा, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे में बेटा क्या करेंगे, कुछ नहीं, ब्याज अदायगी जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किसमें से लेस कर देंगे, राजकोषीय घाटे में। तो क्या लिखेंगे, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को
बढ़ाने से प्राप्त घाटा प्राथमिक घाटा कहलाता है। समझ आ गया बेटा? प्राथमिक घाटा कब कहलाएगा? जो हमने राजकोषीय घाटा निकाला था ना, राजकोषीय घाटा कैसे निकाला था? बजट घाटा प्लस उधार व अन्य देनदारी। जो राजकोषीय घाटा निकल गया, इसमें से जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, उसे लेस कर दो, तो कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक घाटा आ जाएगा। याद रखना बेटा, सूत्र लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। सूत्र क्या लिखेंगे? प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, जो इंटरेस्ट पे किया है उसे किसमें से घटा दे बेटा? राजकोषीय घाटे में। राजकोषीय घाटा निकालना आता ही है भाई। बजट घाटा प्लस उधार व अन्य देनदारियां निकाल के हमने राजकोषीय घाटा निकाला था, और राजकोषीय घाटा जो निकाला उसमें से जो इंटरेस्ट पे किया है उसे लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बेटा काफी बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में बजट के। ये तो बेटा सारे घाटे हो गए, 4 घाटे थे, समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहला था राजस्व घाटा, तो राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व आय और राजस्व व्यय में अगर आय कम है और व्यय ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कब होगा? जब बजट घाटा में उधार व अन्य देनदारियों को जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? राजकोषीय घाटा। उसके बाद हमने पढ़ा था वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटा क्या होता है? जो भी सरकार का कोष है उसकी वास्तविक स्थिति को कौन दर्शाता है? वित्तीय घाटा दर्शाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है बेटा? प्राथमिक घाटा वह घाटा होता है जिसके अंदर राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को कम कर दें, मतलब लेस कर दें, तो उसे क्या कहा जाता है? आपका वित्तीय घाटा, प्राथमिक घाटा कहा जाता है। समझ आ रहा होगा बेटा? इसको अपने को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अगर ये एक बार क्लियर नहीं होगा ना बेटा तो उसके बाद आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि एक बार आप एक बल्क बना लोगे ना भाई, इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद फिर समझ नहीं आएगा बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा छोटी सी और, भारत में बजट की नवीन प्रवृत्तियां। भारत में जो पुराने समय से जो बजट चलता आ रहा है उसमें क्या चेंज किया? तो बेटा देखो, सिर्फ 2016-17 में एक चेंज किया था गवर्नमेंट ने। मैंने आपको बताया था कि ये चीज चेंज हो गई। जो हमने बताया था किसकी? एक्सपेंसेस की बात की थी। एक्सपेंसेस में हमने बोला था एक तो प्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं और एक अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं भाई, कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो 2016-17 में तो वित्तीय अपने केंद्र सरकार ने इस चीज को हटा दिया कि भाई जो व्यय है, व्यय को गैर योजनागत और योजनागत व्यय में न मानकर क्या मानेंगे? सीधे व्यय में ही लिखा जाएगा। प्लान और प्री प्लान वाला एक तो प्लान चेंज किया था। उसके अलावा अपन बेटा बात करें रेल बजट। पहले क्या होता था कि जो रेलवे का बजट होता था, रेल होती है ना अपनी जो रेलवे सर्विसेज है अपने इंडिया गवर्नमेंट की, तो जो रेलवे की जो सर्विसेज है ना, इसके लिए एक अलग बजट पारित होता था। कब तक? 2017 तक। 2016-17 में इससे भी क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था। तो ये दोनों क्या है? एक नए अमेंडमेंट है किसके अंतर्गत? भारत में बजट की नवीन प्रवृत्ति। एक तो किसे हटा दिया कि 2016-17 के अंदर किसे हटा दिया था? ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को, और दूसरा हमने किसे हटाया? रेल बजट को। अब जो बजट पास किया जाता है उसके अंदर रेल बजट को भी सामान्य बजट में ही शामिल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक पॉइंट का, 1 नंबर का, कि रेल बजट को सामान्य बजट में कब शामिल किया गया था? 2016-17 वाले उसके अंदर किया गया था। समझ आ गया होगा? तो ये जो था आपका, ये था आपका बजट का कुछ पॉइंट। एक अपने को इसमें छोटी सी बात और करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं तो वो नोट करवा देती हूँ। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेशनल इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ लॉजिक्स हैं, वो हमें माइंड से अगर देखोगे तो ही समझ आएगा। उसके बाद अपना जो समष्टि वाला पार्ट है उसमें 3 चैप्टर बचेंगे और एक पूरी यूनिट है, उसे हम अभी नहीं करेंगे, पहले वेस्टी करेंगे। रीजन क्योंकि वो तीनों जो चैप्टर वो किससे रिलेटेड है, वेस्टी से रिलेटेड है, तो अभी वो समझ नहीं आएंगे। बाकी जितने थ्योरिकल जितने चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक यूनिट हमारी बची है नेशनल इनकम वाली। नेशनल इनकम वाली इसके बाद स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये यूनिट थी, इसके अंदर आपका इंटरनेशनल मार्केट था वो कंप्लीट हो गया और आपका सरकारी बजट था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आप नेशनल इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें लॉजिकल भी है, थ्योरी बहुत कम है, बाकी समझने वाली चीजें ज्यादा है, ठीक है बेटा। और पीडीएफ है तो इसका मैं आज या कल मैं आज ही अवेलेबल करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ, नहीं तो कल इसके पूरे चैप्टर की कंप्लीट अवेलेबल करा देती हूँ, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।